नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है राइबोसोमल आरएनए। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जहाँ पर हमने व्हाट इज आरएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आरएनए का स्पीशीज है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो 3 है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर एंड ट्रांसफर तो हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम राइबोसोमल आरएनए के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जहाँ उस वीडियो पर हम स्मॉलर आरएनए के बारे में, जहाँ पर एमआईआरएनए, एसएनआरएनए एंड अलग-अलग तरह के जो स्मॉल आरएनए के कैटेगरी में पड़ते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाई राइबोसोमल आरएनए आर इम्पोर्टेंट। राइबोसोमल आरएनए, अगर हम देखें, दे आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। नाउ दिस आरएनए आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द राइबोसोम। ओके, नाउ राइबोसोम क्या होता है? इट्स ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी में जितने प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन बनने के वक्त आपका राइबोसोम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ विदाउट राइबोसोम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसिस एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, इवन राइबोसोम आर एसोसिएटेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम पाया जाए तो वो रफ कहते हैं हम, और वो साइटोप्लाज्मा में भी दिखने को मिलता है। सो एवरीवेयर दिस राइबोसोम इज प्रेजेंट। ओके, और सिंस ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई they become very important to be discussed. Okay, now let's start with the introduction. Now the mammalian ribosome जब भी मैं कहूँ तो आप सबके माइंड में आना चाहिए कि यूकेरियोटिक राइबोसोम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ मैं हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज अ मेमेलियन राइबोसोम, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ दिस मेमेलियन राइबोसोम is made up of two nucleoprotein. Nucleoprotein किस लिए कहा मैंने? Because it is made up of nucleo, that means ribosome, RNA, sorry, that is RNA and proteins. जो सब यूनिट जो बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है। That is why it is known as nucleoprotein, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके रहता है। नाउ ये न्यूक्लियो प्रोटीन सब यूनिट दो होते हैं। वन इज लार्जर सब यूनिट, जिसका मोलिकुलर वेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आप देख सकते हो, एज कंपेयर टू स्मॉलर सब यूनिट। ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज 40s। लार्जर को हम कहते हैं 60s। ओके, नाउ दिस टू सब यूनिट 60s and 40s, all together they are known as 80s. Now why it is known as 80s? इसे तो 100 होना चाहिए था, आप कहते थे। अगर सिंपल कैलकुलेशन आप देखोगे तो आपका आंसर होगा 60 प्लस 40 100 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। प्रोक्रिएट में भी आप देख सकते हो, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट 80 होना चाहिए, बट 70 होता है। वाई ऐसा क्यों होता है? कारण मैं बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का आप अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसका सेडिमेंटेशन रेट देखोगे। ठीक है, तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट पकड़ लो, ये है लार्जर सब यूनिट, तो ये स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों को सेपरेट किया जाएगा और इन्हें सेडिमेंट होने के लिए रख दिया जाएगा। और ये सेडिमेंट होने के लिए कैसे, क्या प्रोसेस यूज करते हैं? तो ये सेंट्रीफ्यूज कर एक मशीन होता है बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करता है दो तरह का फोर्सेस। एक हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड बेस्ड ऑन दिस टू फोर्सेस उनका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। सो जब भी आप लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो इसका 60 निकलता है, इसका 40 निकलता है। ओके, बट ये दोनों जब एक साथ रहते हैं, ठीक है, आप देखिए, जब ये सिंगल रहते हैं, इसमें पड़ेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके डायरेक्शन में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में। उसी प्रकार से स्मॉलर का भी सेंट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेटली लगता है, बट ये दोनों एक साथ जब रहते हैं तो 60s और 40s दोनों में एक सिंगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है,
60s एंड 40s में एक सिंगल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यहाँ पर आप अगर अच्छे से देखोगे कि इंडिविजुअली जब ये सेपरेटली थे तब यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा था, ठीक है? एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा था। वो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ले सकते हो या ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में एक्स्ट्रा लग रहा था। बट जब दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों ही सब यूनिट एक साथ रहते वक़्त ये रीजन में किसी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं होता। बट ये जब सिंगल रहते हैं, तब ये पोर्शन में आपका फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। एंड बिकॉज़ ऑफ द कैंसलेशन ऑफ these two forces when they are together, their together molecular weight is less, ओके, व्हिच इज़ 80s राइबोसोम। अगर ये सेपरेट रहे तो 60 एंड 40 रहते हैं। बट ये जब दोनों एक साथ रहते हैं तो टोटल का 80s एंड 80s अ, 80s सब यूनिट हम 80s राइबोसोम कहते हैं। बट सेपरेटली इट इज़ 60 एंड 40, ओके? आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही है मेन रीज़न। Now let's discuss about the ribosomal RNA. Okay. Now ribosomal RNA दोनों ही सब यूनिट में पाया जाता है। लार्जर सब यूनिट जिसे हम 60th सब यूनिट कहते हैं, यहाँ पर 3 राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। पहला तो हो गया 5S जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में और में हम डिटेल्स में बात करेंगे। 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 28S राइबोसोमल आरएनए। ओके। Now, there are also probably more than 50 specific polypeptides. Okay, polypeptide मतलब क्या होता है? They are proteins. Okay, तो 50 स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के साथ एसोसिएट होते हैं। उसी प्रकार से 40S सब यूनिट जो कि छोटा वाला सब यूनिट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही राइबोसोमल आरएनए दिखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं 18S राइबोसोमल आरएनए। ओके, नाउ दिस 18S राइबोसोमल आरएनए ये 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, नाउ अमंग ऑल द डिफरेंट आरएनए जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल आपका 4 राइबोसोमल आरएनए 18 एस 28 एस 5.8 एस एंड 5 एस among all the four uh, ribosomal RNA 5s RNA ये सेपरेटली ट्रांसक्राइब होता है। मतलब कि ये आरएनए के लिए जो जीन रहेगा डीएनए में वो सेपरेट रहेगा, बट ये 5.8 एस 28 एस और 18 एस राइबोसोमल आरएनए के लिए जो जीन रहेगा वो सिंगल जीन होगा, जो लेटर ऑन एक एमआरएनए बनेगा और उसका प्रोसेसिंग होने के बाद सेपरेटली 5.8 एस 28 एस और 18 एस आपका राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ 5s आरएनए का जो जीन रहेगा वो कहीं और सेपरेटली पाया जाएगा। ओके, ये चीज याद रखिए दोस्तों। नाउ ऑल द राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल except the 5s RNA are processed from the single 45s precursor RNA molecule. इसे हम कहते हैं 45s precursor RNA molecule. So 45s precursor RNA होता है, वही प्रोसेसिंग होके 5.8s 28s और 18s प्रोड्यूस होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जैसे कि मैंने बताया कि आरएनए आपके राइबोसोमल आरएनए आपके राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है, सो ऑब्वियसली उसका मेन फंक्शन होगा इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके, इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन, बट इसका फुल्ली फंक्शन अभी तक साइंटिस्ट को या जो रिसर्चर है इन राइबोसोमल आरएनए के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनको अभी तक अच्छी तरह से पता नहीं चला। फिर भी एक चीज पता चला है कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है, जो कि सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं, वो हेल्प करते हैं सब यूनिट को एमआरएनए के साथ अटैच होने के लिए। ओके, इट हेल्प इन द राइबोसोमल इट हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द एमआरएनए टू द राइबोसोम। ओके, ये पहला बात हो गया। दूसरा, दिस राइबोसोम एक्ट एज ए राइबोजाइम, मतलब कि ये एक प्रकार का एंजाइम का काम करता है। ओके, और ये एंजाइम किस किस प्रकार का काम होता है, इनका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके रोल क्या होते हैं। एक्चुअली जब भी राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं तो राइबोसोम का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह से, और यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड
आके लिंक होते हैं जो कि टीआरएनए लाता है और टीआरएनए का एमाइनो एसिड मूव करता है एक टीआरएन से दूसरे टीआरएनए तक और इस प्रोसेस को हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी को सहाय करते हैं। ओके, सो यही था आपका फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। राइबोसोमल आरएनए के बाद अभी स्मॉल आरएनए के बाद में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।